हे गाइस व्हाट्सअप। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो हमारा 15 चैप्टर है, और जो 16 चैप्टर मेनली बात करें तो वो दिल्ली सल्तनत है। पार्ट 15 देखिए, 15, 16 और 17 ये जो पार्ट हैं ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत के ऐसे ही पार्ट नहीं है। हमारी जो तमिलनाडु की बुक है उसमें सेपरेट चैप्टर बनाए हुए हैं, और मैंने इन तीनों चैप्टर को मिला के एक ही चैप्टर नाम देके उसको दिल्ली सल्तनत कवर किया है। 15 चैप्टर में हम पता लगाते हैं कि कैसे हमारे देश में मुस्लिम जो है रूलर आए, इस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत का कैसे हुआ। 16 जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे वो सभी पांचों डायनेस्टी के बारे में जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, दिल्ली सल्तनत पे राज किया मेनली। क्योंकि देखिए दिल्ली कोई स्पेशल मतलब दिल्ली एरिया नहीं है, ये बहुत सारा वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट का एरिया है, सदर्न पार्ट भी उसमें शामिल है। सल्तनत का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे सुल्तान राज करता है उसे सल्तनत कहा गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक ही चैप्टर को खींचे जा रहे हैं, लंबा होता जा रहा है, लेकिन उसमें ये भी सोचिए आप कि 3 चैप्टर कवर हैं। 15th में हमने बेस के बारे में बात किया, और 16th जो चैप्टर है उसमें मेनली डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो पांचों हैं, और 17 जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल लाइफ कैसी है, आर्ट एंड कल्चर, वो सभी एस्पेक्ट कवर होंगे। तो आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बिल्कुल बेसिक जीरो से, मैं जितने भी लेक्चर हैं सभी में मैंने जीरो से उठाया है कि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई सुझाव, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट या डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत, हम वो पांचों डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम पे, और वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, वो सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है गाइस, लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो डायनेस्टी हैं इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी, आफ्टर दैट कौन सी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी। ठीक है, तो पांचों जो डायनेस्टी हैं उनके नाम आप याद रखिए बिल्कुल। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल सॉरी गाइज, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नाम है ये। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब हम डायनेस्टी वाइज बात करेंगे। देखिए स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मतलब जो है वो होता है दास, और स्लेव डायनेस्टी है उसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा गया। ममलुक, देखिए ऐसे कोई भी पॉइंट्स आते हैं आप उनको नोट कर लीजिए, इनको ममलुक डायनेस्टी भी कहा गया। ममलुक एक कुरान में एक टर्म है जिसका मतलब स्लेव ही होता है, और ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसने रूल किया 1206, 1206 टू 1290, 1290 एडी तक इन्होंने रूल किया। और इसी एक स्लेव डायनेस्टी के अंदर 3 डायनेस्टी मतलब इस्टेब्लिश हुई। आप सिर्फ ये याद रखिए कि स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। वो 3 डायनेस्टी जो इसी के अंदर हैं वो है, जैसे कुतुबी डायनेस्टी है, फर्स्ट इलाबरी है, सेकंड इलाबरी डायनेस्टी है। फर्स्ट जैसे कि कुतुबी डायनेस्टी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था, और ये जो कुतुबी डायनेस्टी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी है, इलबारी डायनेस्टी जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो इल्तुतमिश ने किया, और सेकंड जो है वो है बलबन के द्वारा। बस आप याद ये रखिए कि स्लेव डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। अब देखिए हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए ऐबक के बारे में अगर बात की जाए तो ऐबक जो है, जो सुल्तान नाम का मतलब एक टाइटल है सुल्तान, ये पहले ऐसे रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के जिनको सुल्तान का टाइटल दिया गया। नोट कर लीजिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान का टाइटल दिया गया, और इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को इस्टेब्लिश, मतलब लाहौर एज ए कैपिटल इस्टेब्लिश किया। नोट कर लीजिए आप, ये जो पॉइंट है लाहौर इनकी कैपिटल है, और टाइटल इनको सुल्तान का। और देखिए मुस्लिम जो राइटर हैं इनको ऐबक लाख बख्श भी कहते हैं, ऐबक लाख बख्श भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारा डोनेशन देते थे, इसी वजह से। और देखिए इनके टाइम में एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम है हसन निजामी, आप नोट कर सकते हैं नाम भी। हसन निजामी हैं, इनके टाइम पे बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं ये। और देखिए इन्होंने क्या किया, एक फेमस सूफी संत हैं उनकी याद में, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनको कहा जाता है, उनकी याद में फिर इन्होंने क्या किया कि कुतुब मीनार को बनवाया। आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है बहुत फेमस मीनारेट है, और इसको देखिए कुतुब मीनार जो है इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया।
आप ऐसी चीजें नोट कर सकते हैं। और हम देखिए आपको बिल्कुल जोड़ते हुए बात करेंगे। जैसे कुतुब मीनार की बात की, उसमें एक गेट लगवाया गया जिसको अलई दरवाजा कहा गया। वो किसने एस्टेब्लिश किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सन में उसने इस एंट्रेंस गेट को, जिसको अली दरवाजा कहा गया? 1311 में। देखिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एक बार बहुत सारे पीसीएस या फिर ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि जो अली दरवाजा है, अलाई दरवाजा जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया, कौन से ईयर में, या क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसी चीजें आप ट्राई कीजिए कि आपको याद रहे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं ऐबक के बारे में। जो लास्ट एस्पेक्ट है कि ऐबक की सडनली डेथ हो गई थी चौगान खेलते हुए, जिसको हॉर्स पोलो बोलते हैं। चौगान खेलते हुए उनकी डेथ हो गई 1210 में। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस डायनेस्टी याद रखिए कि डायनेस्टी पहले कौन सी, आफ्टर दैट कौन सी। उसके बाद आते हैं स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश की बात करें, इलाबारी जो ट्राइब है एक, ये उसी को बिलोंग करते थे। इसी के नाम पे फिर इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट इलाबारी डायनेस्टी, तो उसको इस्टेब्लिश किया। बस आप स्लेव याद रखिए, आपको इतना डिफरेंट डायनेस्टी अगर उसके अंदर याद नहीं होती है, स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनसे जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट ये है कि इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। लाहौर से दिल्ली इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। ठीक है। तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल सॉरी गाइस, याद रखिए कि इन्होंने अपनी कैपिटल को ऐसे शिफ्ट किया। और देखिए इल्तुतमिश का जो टाइम है, उस टाइम पे क्या हुआ कि एक तैमुजिन नाम का व्यक्ति, तैमुजिन, जिसको आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान, जो मंगोलिया से आया था। मंगोल एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा, मंगोल एम्पायर के बहुत बड़े राजा थे ये चंगेज खान। और मंगोल कहाँ पे पड़ता है? मंगोलिया रशिया से जस्ट बिलो पड़ता है उधर। ठीक है। तो आप मैप में देख लीजिए, जो भी ये साइट या फिर कोई भी प्लेस ऐसे डिस्कस होता है तो उसको एक बार देख लीजिए, आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो तैमुजिन है, उनका भी टाइम था। वो भी चंगेज खान जो हैं मंगोल्स के लीडर, वो भी आए और उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारे रूलर हैं उनको हराया। इंडस को वो क्रॉस करने वाले थे, फिर उन्होंने शरण मांगी इल्तुतमिश से कि हम यहाँ पे मतलब आना चाहते हैं, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम आपको शेल्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको भी अपना बचाव करना था कि ये मंगोलिया से आया है और ये मंगोल का बहुत फेमस राजा है, और कहीं हमारे ही जो डायनेस्टी है उसी को ख़त्म ना कर दे और फिर अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले। तो ये सब सारे डर बने रहते थे, हर राजा के लिए ऐसा सब होता था। और फिर क्या था, इल्तुतमिश की बात करें तो देखिए उन्होंने बंगाल है, बिहार है, इन सब पे कंट्रोल कर दिया। सिंध को, मुल्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे भी मतलब अपनी दिल्ली सल्तनत को वहाँ तक इन्होंने फैला दिया। राजपूत राजाओं से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो देखिए ऐसी चीज़ें एग्जाम में तो पूछते नहीं है, तो हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात एस्पेक्ट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए इल्तुतमिश एक ग्रेट स्टेटमेंट्स थे। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है राजनीतिक। ठीक है। उनको एक मतलब एक एज ए टाइटल की तरह कहा जाता था कि एक मंसूर है। मंसूर का मतलब होता है विक्टोरियस। ठीक है। ये एक टाइटल दिया गया था अब्बासिद खलीफ के द्वारा। अब्बासिद खलीफ मतलब मुसलमानों में ही एक, मुस्लिम जो है उन्हीं में एक, मतलब एक डायनेस्टी समझ सकते हैं आप। ठीक है। और हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉइंट होंगे, और अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए हेरेडिटरी जो सक्सेशन है कि वंश, जैसे कि पहले बाप आता है, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद उसका बेटा आता है, ऐसे अगर सक्सेशन की हम बात करें कि ताज को एक्सेप्ट करेगा, कि गद्दी पे बैठेगा, तो वो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और बहुत सारे जैसे सूफी संत हैं जो बिलोंग करते थे इसी टाइम में थे इल्तुतमिश के, जैसे मिनहाज उस सिराज हैं। ठीक है। ताजुद्दीन है, आपको नाम नोट करना है। जैसे निजामुल मुल्क को आप याद रखिए। ठीक है। कुतुबुद्दीन हसन है, ये एक दो नाम है जो आप याद रखिए, बाकी सब तो आप नहीं कर सकते। जैसे फखरुल मुल्क इसामी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन। ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, देखिए जो कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था ऐबक ने, उसको फिर कंप्लीट नहीं करवा पाए थे और डेथ हो गई थी, तो इल्तुतमिश ने फिर उसका जो काम है वो पूरा करवाया। और इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया अरेबिक कॉइनेज। ठीक है। आप ये याद रखिए, नीचे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर टका ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। तो इल्तुतमिश ने जो ये टका, अरेबिक कॉइनेज जो है, इल्तुतमिश ने ये ही मतलब किया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश का ये एक, जैसे सिल्वर टका ऑफ इल्तुतमिश पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है। सिल्वर टका भी जैसे इन्होंने
बाद में उसके बाद में मॉडर्न रूपी मतलब जैसे ही बेस पे एक इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात करेंगे रजिया के बारे में। देखिए रजिया जो है, रजिया के बारे में हम बात करें तो देखिए रजिया जो है पहली सुल्तान है, महिला सुल्तान है। रजिया पहली ऐसी महिला सुल्तान है और रजिया से पहले मतलब ऐसी कोई महिला सुल्तान नहीं रही है। तो आप बिल्कुल इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि ममलुक जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी जो है, उसको ही क्रेडिट दिया जाता है कि फर्स्ट वुमेन रूलर इंडिया की रजिया सुल्तान रही है। अब देखिए उसमें बहुत सारे किस्से रहे कि रजिया ने 4 साल तक राज किया, उसके बाद में बहुत सारा मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया उन्हीं के अपने राज में, ऐसा सब। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उसके बाद में बात करते हैं रजिया के बाद में जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि देखिए रजिया का लोग विरोध इसीलिए करने लगे थे क्योंकि वो मिलिट्री को भी लीड करने लगी थी, वो सारे काम करने लगी थी जो एक मेल जो होता है, राजा किंग जो होता है, वो सब करता था। इसी वजह से उन्हीं के धर्म में उन्हीं के जो लोग हैं वही उसका बहिष्कार टाइप में वही जलने लग गए थे और ऐसा सब होने लगा था। इसी वजह से फिर बाद में आए बलबन। बलबन जो है, बलबन जिनको गयासुद्दीन बलबन कहा गया, जिसका दूसरा नाम उलुग खान भी उनको कहा जाता है, आप नाम नोट कर सकते हैं। तो देखिए बलबन ने कुछ फेमस जैसे कि सजदा और पाबोस। सजदा का मतलब होता है, सजदा का मतलब होता है सर झुकाना, और पाबोस, पाबोस का मतलब होता है कि कदमों को चूमना। ये बलबन जो है उसी के एरा, उसी के टाइम में स्टार्ट हुआ था और एक नोबल्स का एक ग्रुप था जिसको आप एज ए लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं उस टाइम पे, जिसको कहा जाता था 40। और तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा थर्ड पार्ट वाला 16 उसमें कवर हो जाएगा, जो चैप्टर है 16। अब देखिए बलबन जो है, अकॉर्डिंग टू बलबन क्या था कि सुल्तान के जो हैं, सुल्तान जो है उसकी जो परछाई है अर्थ के ऊपर, वो एज ए डिवाइन ग्रेस, मतलब भगवान, ये मानते थे कि सुल्तान जो है वही भगवान है, ठीक है। और सुल्तान जो है, राजा जो है, उसके पैरों को चूमना मतलब एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता था, ठीक है, कि आप समझ चुके हैं कि अपनी सुपेरिटी को शो करता था, ठीक है। और एक फेस्टिवल है जिसको न्यूरोज कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं, NAUROZ, न्यूरोज कहा जाता है। वो पर्शियन फेस्टिवल है और वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने टाइम में। और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था इनके टाइम में जिसको दीवाने अर्ज कहा गया, दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और उस टाइम पे क्या होता था कि बलबन के टाइम पे भी मिलिट्री की अगर हम ऐसे बात करें तो देखिए इनसे जैसे कि रोबर्स जो हैं, चोरी होती है, चोरी चकारी, ये सब जो होते हैं उस टाइम पे अगर किसी ने किया है तो उसको बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट देते थे, डेथ भी उसको कई बार दिया जाता था, ठीक है। और रोड्स जो हैं उस टाइम पे इसी वजह से कि जो पनिशमेंट वो इतने हार्ड हैं और इस सब, तो बहुत मतलब एज ए ट्रेवल की बात करें तो उस टाइम पे बड़ा सेफ टाइप का माना जाता था। अब देखिए बलबन के बाद अगर हम बात करें तो देखिए बलबन के बाद आते हैं खिलजी डायनेस्टी आती है बलबन के बाद। देखिए जब बलबन की डेथ हो जाती है तो उनके ही एक ग्रैंडसन हैं, बलबन की डेथ के बाद में उसके एक ग्रैंडसन है, नाम आपको याद नहीं रखना, कैक्यू बाद उनका नाम है ऐसे ही। तो उनको सुल्तान बनाया जाता है दिल्ली का और कुछ सालों बाद उनको ओवरथ्रो कर देते हैं जलालुद्दीन खिलजी और 1290 में खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब देखिए अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो वो 70 साल ओल्ड थे, मतलब 70 ईयर ओल्ड। आप देखिए जब वो पावर में आए तब, और उनके टाइम पे जैसे एक मलिक छाजू नाम का था, नेफ्यू था वो बलबन का, वो गवर्नर कारा एक एरिया पड़ता है वहाँ का जो गवर्नर उसको नियुक्त किया गया, बाद में उसने लड़ाई किया जो भी। तो हम ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए खिलजी के बारे में बात करें तो खिलजी को ओवरथ्रू किया था उन्हीं के जैसे सन इन लॉ हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने किया था, इनको मार दिया था, जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर 1296 में दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी आके बैठ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन और ये सब तो इतना नहीं है कुछ भी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं कुछ के, क्योंकि उनके रिफॉर्म्स हैं बहुत सारे, मिलिट्री कैंपेन, उनके रिफॉर्म्स ऐसे भी हैं जिनको बाद में किसने फॉलो किया। जैसे कि अगर उनके रिफॉर्म्स की हम बात करें तो जो अकबर है, अकबर के वहां भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अकबर के टाइम में कुछ रिफॉर्म्स आते हैं जिनको एज ए बेस की तरह काम किया जाता है फिर। तो देखिए उनके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करते हैं। पब्लिक सेल जैसे लीकर का जो सेल करते थे, दारू शराब, वो टोटली स्टॉप कर दी गई थी। पब्लिक सेल उसका नहीं होगा। आप गैदर एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं बिना परमिशन के सुल्तान की। इसी वजह से वहाँ पे वो जो एरिया, वो जो साम्राज्य था, अलाउद्दीन खिलजी का जो राज था, वो रिबेलियंस से फ्री था। मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाता था। क्यों आवाज़ नहीं उठाता था? क्योंकि उस टाइम पे ये सब कर ही नहीं सकते, गैदर इकट्ठा हो ही नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है। अब हम रिफॉर्म्स की अगर बात करें, खिलजी के जो रिफॉर्म्स थे, तो देखिए सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने एक मतलब सॉरी गाइज इंट्रोडक्शन किया पेइंग ऑफ सैलरीज इन कैश टू द शोल्डर्स। जो जवान होते थे उसकी आर्मी को वो मतलब एज ए आर्मी जो थी उसकी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी और उनको वो कैश में देते थे। उनकी जो सैलरी होती थी उसको कैश में देते थे। और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया सिस्टम जिसको दाग कहा जाता है, DAGH दाग। इसका मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है। और एक मतलब उन्होंने हुलिया भी प्रिपेयर्ड किया। हुलिया का मतलब होता है कि सोल्जर्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाई कि जैसे कि किसी के पैर पे कुछ है या कुछ भी ऐसा हो, तो ऐसा सब उन्होंने किया। ठीक है। देख लो आप कितना मतलब उस टाइम पे यूनिक था। इनके जो रिफॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स। और इन्होंने फिर उसके बाद में क्या किया कि मार्केट रिफॉर्म्स भी लेके आए ये। अगर हम बात करें तो मार्केट को जैसे कंट्रोल किया जाता था एक हायर ऑफिस के द्वारा, जिसको साहाना ए मंडी कहा जाता था। साहाना ए मंडी कहा जाता था। और देखिए उसके बाद में जैसे कि रेगुलेशन जो थे इनके टाइम पे, वो जैसे कि किसी भी चीज़ का प्राइस है, किसी भी कमोडिटी का कुछ भी, तो वो फिक्स कर दिया जाता था। और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको दीवानी रियासत कहा गया। और जिस जो ऑफिसर उसको मॉनिटर करता था उसको कहा गया नायब। आप नोट कर लीजिए, नायब ए रियासत। ठीक है। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। और देखिए सीक्रेट एजेंट्स भी होते थे उस टाइम पे, और जो इनके स्लेव होते थे खिलजी डायनेस्टी में, वो पता है ऐसा सब किया जाता था उस टाइम पे कि मार्केट में जाते थे और चेक करते थे कि क्या कोई शॉपकीपर, दुकानदार हमारे जो फिक्स किए हुए प्राइस हैं उससे ज़्यादा में तो सेल नहीं कर रहा है। तो आप देखिए उस टाइम पे एज ए स्पाई सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त वो लोग यूज करते थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान रहे हैं दिल्ली के जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है उसका ऑर्डर किया। आप नोट कर लीजिए ये। और लैंड रिवेन्यू को भी वो लोग कैश में लेते थे, इसीलिए कि सोल्जर्स को जो पेमेंट देते हैं कैश में वो दी जाए। अब देखिए उनके बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन भी रहे हैं। हम सारे मिलिट्री कैंपेन की बात नहीं करेंगे, लेकिन फेमस है जैसे आप सभी को पता है राजा रतन सिंह जो हैं उनके खिलाफ, चित्तौड़ के जो राजा थे उनके खिलाफ जो हैं उन्होंने कैंपेन किया और जैसे भी उनको हराया उन्होंने। तो पद्मिनी एक एपिसोड है जो अपनी एक बुक है मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत। आप नोट कर लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी, आपको पता भी होगा क्योंकि लास्ट टाइम ये कंट्रोवर्सी रहा था, बहुत बड़ा एक मूवी आई थी पद्मावत करके। तो पद्मिनी जो है एक एपिसोड, पोइम आप बोल सकते हैं, एपिक बोल सकते हैं, तो उसको किसने किया, किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और वो इसी के ऊपर बेस है अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ के ऊपर। और फिर जो रानी है पद्मिनी, उन्होंने जोहर जो होता है, जोहर देखिए एक परंपरा का हिस्सा बोल सकते हैं आप राजपूतों में। जोहर ऐसा होता था उस टाइम पे कि वो अपने आप को, अपने बच्चों का या अपना, जैसे कि जो मुस्लिम राजा होते थे वो रेप करते थे, उनको अपनी दास बना लेते थे। तो उन सब से बचने के लिए वो अपने आप को एक आग का कुंड मान सकते हैं उसमें झोंक देती थी और एज ए जोहर फिर उसको नाम दिया जाता था। अब देखिए अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया में अपना मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो उन्होंने एक अपने कमांडर को भेजा, बहुत फेमस है मलिक काफूर। आप नाम नोट कर सकते हैं, मलिक काफूर जो हैं उनके मिलिट्री कमांडर हैं, जिसको उन्होंने भेजा देवागिरी रामचंद्र देवा। देवागिरी के राजा थे रामचंद्र देवा। और जो ये देवागिरी है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, देवागिरी वहाँ के राजा थे। और देखिए इनके टाइम पे, अलाउद्दीन के टाइम पे कुछ जैसे फेमस कवि रहे हैं, अमीर खुसरो, अमीर हसन, आप नाम नोट कर सकते हैं। और अलाई दरवाजा की हम बात कर चुके हैं इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया।
और आप सभी को पता है वो कहाँ पे क्या गेटवे है, हम बात कर चुके हैं 1311 में। और इनकी जो नई कैपिटल है इन्होंने जो इस्टेब्लिश की वो सिरी में पड़ता है। चलो आप कमेंट करके मुझे ये बताइए सिरी कहाँ पे है, क्योंकि कुछ काम आपका भी होना चाहिए अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ स्किप नहीं करना है। उसके बाद में इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है और उसके बाद में डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी। देखिए तुगलक डायनेस्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा टाइम तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। तुगलक डायनेस्टी है, बिल्कुल नोट कर सकते हैं 13, 22, 14, 14, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को अगर करना चाहें तो। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं जिनको गाजी मलिक कहा जाता है, गाजी मलिक। तो देखिए गाजी मलिक जो हैं मुबारक शाह और खुसरो शाह ये अलाउद्दीन के सक्सेसर थे। उसके बाद में गाजी मलिक गवर्नर था, दीपालपुर का एक एरिया पड़ता है, उसने खुसरो शाह को किल मार दिया और उसके बाद में दिल्ली का जो थ्रोन है, गद्दी है, अपने आप इस धारण कर ली। मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी हो गया। गयासुद्दीन तुगलक, इनको गाजी मलिक भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम जो है। और इन्होंने फाउंड किया तुगलकाबाद, दिल्ली के पास में पड़ता है ये। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनके बाद में आए थे, गाजी मलिक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए ये बहुत एक अट्रैक्टिव करेक्टर रहा है उस टाइम पे। क्यों था? क्योंकि देखिए अगर इनकी बात करें तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनके टाइम पे ईसानी, बरानी और इब्न बतूता आपने सुना होगा, ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं इनके टाइम पे, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप ये पॉइंट। और ये जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक ये ओनली दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने बहुत सारा जैसे रिसीव किया कंप्रीहेंसिव लिटरेरी रिलीजियस फिलोसफिकल एजुकेशन। बहुत पढ़े लिखे माना जाता है इनको, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है गाइस। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए इन्होंने जो अपनी कैपिटल है मोहम्मद बिन तुगलक ने, हम ऑलरेडी बात कर किया है हमने। तो देखिए दिल्ली टू देवागिरी जो है इन्होंने सोचा कि वहाँ पे अपनी कैपिटल को इस्टेब्लिश करें, लेकिन जब ये वहाँ से जा रहे थे दिल्ली से देवागिरी की तरफ तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और देवागिरी का आज का नाम अगर बात करें तो दौलताबाद कहा जाता है उसको। और फिर बाद में इन्होंने वापस आ गए थे ये लोग, मतलब देवागिरी चले गए दिल्ली से, फिर देवागिरी से वापस दिल्ली आ गए 2 साल बाद ही, ठीक है। अब हम बात करें टोकन करेंसी के बारे में। टोकन करेंसी देखिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी को, आप याद कर सकते हैं टोकन करेंसी के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी। और देखिए कुबलाई खान एक नाम है, एक पर्सनालिटी है जिन्होंने पेपर मनी चाइना में इशू किया। तुगलक खान जो है वो, सॉरी तुगलक नहीं, कुबलाई खान, कुबलाई LAI, कुबलाई खान जो है वो मंगोल एम्पायर से बिलोंग करते थे, जहां से चंगेज खान बिलोंग करता था। तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, अब ज़्यादा इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टैक्स सिस्टम की बात करें तो इन्होंने जो टैक्स है, लैंड रिवेन्यू टैक्स है फार्मर के ऊपर, दोआब का जो एरिया है वहां पे बढ़ा दिया था। अब देखिए दोआब का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया, 2 नदी जो रिवर के बीच का एरिया होता है उसे दोआब। और उस टाइम पे किस दोआब की बात कर रहे हैं हम? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच में जो प्लेन का एरिया जहाँ पे लोग रहते थे वहां का इन्होंने लैंड रिवेन्यू बढ़ा दिया था। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इनके टाइम पे तो देखिए एक फेमस वर्ड है जिसको टक्कावी लोन कहा जाता है, TAKKAVI, नोट कर लीजिए आप, टक्कावी लोन कहा जाता है। लोन्स फॉर कल्टीवेशन जिसका मतलब होता है, वो एक स्कीम एज ए इन्होंने लॉन्च किया। और देखिए जिसमें क्या होता था कि फार्मर्स जो हैं वो बीज खाद जो होते हैं वो खरीद सकते हैं, अपने कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। और इन्होंने एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवान ए कोही, सॉरी ये खैरात नहीं है, ये फिरोज तुगलक के टाइम में था। फिरोज तुगलक के टाइम में दीवान ए खैरात जो है वो, चलो आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, कि दीवान ए खैरात क्या था। पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दीवान ए कोही ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और उसके बाद में रिबिलियंस की हम बात नहीं करेंगे कि किसने क्या लड़ाई की, कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें ये भी आता है कि उस टाइम पे 1336 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था विजयनगर एम्पायर का। उसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे, हमारी इस बुक में है वो। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक आए।
फिरोज तुगलक ने क्या किया कि उनके टाइम पे एक फेमस डिपार्टमेंट था दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात जो है एक नया डिपार्टमेंट था। वो क्या करता था कि जो ऑर्फन्स हैं, विधवा हैं, ऑर्फन्स हैं और विडोज जो विधवा हैं, ठीक है, उनके लिए कि एक डिपार्टमेंट ये जो क्रिएट किया गया कि उनको फ्री हॉस्पिटल दिया जाएगा। मैरिज ब्यूरो पूरे मुस्लिम्स के लिए किया गया और इनकी विधवाएं जो हैं, विधवा जो हैं, इनकी हेल्प की जाएगी। और देखिए सॉरी गाइस, फिरोज जो तुगलक हैं इनके टाइम पे एक कुछ कवि थे जैसे कि बरानी और आफीफ, ठीक है, इनके टाइम पे थे। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। और मिलिट्री कैंपेन की इनकी इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए इनके टाइम पे ये जो सुल्तान हैं इन्होंने कलेक्ट किए संस्कृत मनुस्क्रिप्ट ज्वालामुखी जो टेम्पल लाइब्रेरी है वहाँ से, और फिर उनको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया और एकता सिस्टम का इन्होंने ईजाद किया। ठीक है, एकता सिस्टम एक लैंड से रिलेटेड सिस्टम होता है। सबसे पहले वो गोरी ने किया था एकता सिस्टम की बात करें, और एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। और देखिए अब पॉइंट नोट करने का ये है कि आप नोट करो कि जो फिरोज तुगलक हैं वो पहले सुल्तान हैं जिन्होंने इरिगेशन टैक्स जो है इम्पोज किया गया। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे जैसे कैनाल बनवाए, वेल्स बनवाए, और इन्होंने लॉन्गेस्ट एक कैनाल बनवाया था 200 किलोमीटर का सतलुज से हांसी के लिए। सतलुज टू हांसी एक कैनाल बनाया था। आप बिल्कुल इस बात को नोट कर सकते हैं। और देखिए फिरोज तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो कुछ साल बाद फिर ऐसा हुआ जब इनकी डेथ हो गई थी तो कि दिल्ली सल्तनत जो है डिसइंटीग्रेट हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में। मालवा गुजरात ने इन्होंने इंडिपेंडेंस जो है वो घोषित कर दिया। उसके बाद में आते हैं सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद आती हैं। सैयद का जैसे इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो एक खैजर खान नाम का आदमी है, खैजर खान, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया सॉरी गाइस, इन्होंने सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट किया 1440 में। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है इसमें कि खैजर खान यही पहले ऐसे बंदे रहे दिल्ली सल्तनत के जिनको टाइटल नहीं दिया गया, एज ए सुल्तान का टाइटल इनको नहीं मिला, बाकी सबको सुल्तान का टाइटल मिला। आप नोट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट जो है वो है लोधी। लोधी की अगर हम बात करें, लोधी डायनेस्टी की, तो देखिए इसके जो फाउंडर हैं वो बहलुल खान लोधी हैं। आपको पता है बहलुल खान लोधी इसके फाउंडर हैं। और उसके बाद में देखिए अगर हम ऐसे बात करें तो देखिए ममलुक जो डायनेस्टी पड़ता है ये तुर्क से आए थे ये लोग। और खिलजी की बात करें तो ये लोग अफगान को बिलोंग करते थे। अफगान आपको पता है अफगानिस्तान का जो प्रेजेंट डे का एरिया है वो कहाँ पे है। और तुगलक जो है वो लास्ट तुर्किक डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और लोधी की बात करें तो लोधी जो है एक पाश्तून कम्युनिटी है जो बाद में उन्होंने रूल किया हमारे नॉर्थ इंडिया पे, पंजाब पख्तूनवा प्रोविंस जो है इधर का जो एरिया पड़ता है। ठीक है, अब बहलून खान लोधी का इतना ज़्यादा नहीं है कुछ भी इनके बारे में। इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनके बेटे आते हैं सिकंदर लोधी, इनके बाद में जो है सिकंदर लोधी आते हैं। और ये जो तीन हैं लोधी, इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट इनको कहा जाता है सिकंदर लोधी को, क्योंकि इन्होंने क्या किया। और इनका जो देखिए इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जो हैं उनको हिंदू के लिए ही बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी इन्होंने, बहुत सारे टेम्पल्स को तुड़वाया इन्होंने। उसके बाद में मॉस्क और ये सब बहुत कुछ इन्होंने अत्याचार या फिर कहें कि टेम्पल्स का डिस्ट्रॉयर किया था इन्होंने। और इनके बाद में आते हैं जैसे सिकंदर के बाद अगर हम बात करें तो इनके एल्डेस्ट सन हैं इब्राहिम लोधी की बात करें तो देखिए बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इसके बाद में देखिए अफगान जो किंगडम है वो 70 साल तक 75 ईयर्स तक चला लास्ट। और उसके बाद में किस साम्राज्य का उदय हुआ उसके बारे में हम सब बात करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात करें 1526 में हुआ, आप सभी को पता है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन और ये सेपरेट एक चैप्टर है तमिलनाडु बुक का उसी में। और फिर भी अगर आपको डाउट या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे जो क्वेश्चन सेक्शन है उसके बारे में। देखिए गाइस सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे इजीली। देखिए अरबिक जो कॉइनेज टका जिसको कहा जाता है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने। उसके बाद में जो कमांडर थे साउथ इंडिया में लेके गए थे अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर है उसको, तो आप सभी को पता है मलिक काफूर जो हैं। रामचंद्र देव हैं, देवानिगरी के राजा हैं, रूलर रहे हैं। देवागिरी कहाँ पड़ता है, देवागिरी आप सभी को पता है महाराष्ट्र में है। और जो बुक है पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है।
और जो कलेक्ट किए हैं संस्कृत मनुस्क्रिप्ट कहाँ से, लाइब्रेरी ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल। तो ये कहाँ पे, कहाँ से, किसने किया, फिरोज तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत के अगर लास्ट रूलर की हम बात करें तो इब्राहिम लोदी, और पहले की बात करें तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो पहले, जिनको टाइटल सुल्तान भी दिया गया। अब हम कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग्स बात करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उन्होंने क्या किया था, चलो आप कमेंट करके बता सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उन्होंने टोकन करेंसी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो देखिए एकता जो सिस्टम था लैंड वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, वो इन्होंने एबोलिश भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर बलबन की बात करें तो देखिए, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का था मार्केट रिफॉर्म्स। बलबन की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ किनशिप जो है वो बलबन से, जैसे कि पैरों को चूमना, राजा को ये मानना कि ये भगवान की परछाई है यहाँ पे। और ऐबक की बात करें तो ऐबक के टाइम में एक फेमस स्कॉलर रहे हसन निजामी, आप सभी को पता है हसन निजामी, हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स इसमें आते हैं, इस जो मॉडल क्वेश्चन फॉर्मेट में नीचे आते हैं, वो सब हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। और देखिए अगर कुछ फिर भी रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, नो नीड टू वरी। तो इसी के साथ गाइज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।